आज के वीडियोस में हम लोग कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हर बार एवरी टाइम आप अगर कोई आंसर चाहते हैं किसी एप्लीकेशन से, या कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो उसका आंसर सेम हो जब जब सेम क्वेश्चन पूछें या सेम रिक्वेस्ट करें। यानी कि किसी एप्लीकेशन से अगर आप सेम डाटा पूछ रहे हैं, सेम चीज़ पूछ रहे हैं, तो हर बार वो सेम आंसर दें, तो वो सिस्टम और वो एप्लीकेशन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, बीमार है, ठीक है। एक पेशेंट है, बीमार है, ओके। अब और एक डॉक्टर है, उसने 3 नर्स को लगा के रखा है कि इसका ध्यान रखो। नर्स 1, नर्स 2, नर्स 3। नर्स 1 पहले दिन आके पूछती है कि तुमने क्या खाया, उसने बोला छोले भटूरे, ठीक है। दूसरे ने आगे पूछा तो उसने बोला सूप। तीसरे तीसरे ने आके पूछा तीसरे दिन, तो उसने बोला कि मैंने मैगी खाई, ठीक है। अब डॉक्टर अगर पहले से पूछेगा तो क्या हुआ, क्या खाया उसने, तो वो क्या बोलेगी, छोले भटूरे। दूसरे ने बोलेगी सूप पिया था, तीसरे ने बोलेगी मैगी खाया था। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो इंसान है उससे सेम क्वेश्चन पूछा गया 3 अलग अलग दिन तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें कर रहा है। लेकिन वहीं इसको कंसिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है? मान लीजिए सेम इंसान, 3 नर्स हैं, ठीक है। पहले दिन इसने आके पूछा छोले भटूरे, ठीक है। तो जैसे ही इसको पता चला, इसने इन दोनों को भी बता दिया कि इसने पहले दिन छोले भटूरे खाए थे, ठीक है। जब दूसरे दिन ये पूछने गई और इसको पता चला सूप पिया था, ठीक है, तो ये सबको जाके बता दी कि इसने सूप पिया था। और तीसरे दिन जब ये आई और इसने पूछा मैगी, तो इसने सबको बता दिया। अब डॉक्टर किसी से भी पूछेगा तो डॉक्टर को तीसरे दिन कौन सा आंसर पता चलेगा, मैगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि इसने लास्ट डे मैगी खाई थी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। उसी तरीके से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो यूजुअली 2 तरह के एप्लीकेशन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपने कई बार देखा होगा, ये ये ये, ठीक है। मान लीजिए 4 हैं और ये वाला डाटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपने पढ़ा होगा रिप्लिकेशन, मैंने आपको पहले वीडियोस में पढ़ाया है। मान लीजिए किसी ने आया यहाँ पर डाटा को चेंज कर दिया, डी को D2 कर दिया, ठीक है। अब कोई इंसान आया, सेम रिक्वेस्ट लेकर आया, उसको डाटा डी चाहिए और उसको यहाँ पर भेज दिया गया, तो यहाँ पर क्या उसको डाटा मिलेगा, डी मिलेगा। तो इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि डाटा तो चेंज हो चुका है लेकिन इस तक पहुँचा ही नहीं डाटा। और जब कोई इंसान ओल्ड डेटा रीड करता है तो उसे कहते हैं डर्टी डाटा। क्या कहते हैं? डर्टी डाटा और डर्टी रीड, उसको रीडिंग करें। तो इसको ये यहाँ पर इनकन्सिस्टेंट है। अब इसको कंसिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है? एक तरीका ये है कि जैसे ही मान लीजिए ये एप्लीकेशन है 1 2 3 4, यहाँ जो डाटा है वही डाटा यहाँ पर भी है। यहाँ किसी ने आके डी को D2 कर दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, इस ये डाटा को भी चेंज करना पड़ेगा और उसमें टी टाइम लगा, ठीक है। टी टाइम लगा चेंज करना। और अगर टी टाइम से पहले ही आ गया, कोई मान लीजिए 10 बजे यहाँ पर किसी ने आके डाटा चेंज कर दिया और ये 10:05 पे जाके ये भी पूरा चेंज हो जाएगा डाटा, और कोई 10:03 पे आ गया और उसको ये डाटा मिला, तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो इनकन्सिस्टेंट रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन को रोकने के लिए एक तरीका क्या होता है कि हम जब तक डाटा चेंज नहीं हो जाता, 10:05 नहीं बचाते, तब तक कोई भी वो सेम आंसर पा ही नहीं सकता। इसका रीड सिस्टम ही हम बंद कर दे रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जिसमें अभी डाटा चेंज हो रहा है तो वो सिस्टम रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी को ऐसे रोक सकते हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी रोकते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 अलग अलग सिस्टम होते हैं, मोनोलिथिक और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मोनोलिथिक में तो कंसिस्टेंसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि एक ही मशीन है। यहाँ पर कोई डी का D2 करेगा तो देखने भी तो इसी मशीन पे आएगा, तो यहाँ पर तो हमेशा ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। सारा खेल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का, क्योंकि आप तो चेंज एक ही सिस्टम पे करके चले गए, ठीक है। यहाँ का किसी ने डाटा डी को D2 बना दिया और ये डाटा यहाँ पर भी था, यहाँ भी था। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डाटा चेंज करने में T1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम लगा। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों का मैक्सिमम कितना टाइम हुआ, T2। इन दोनों का मैक्सिमम टाइम मान लीजिए T1 प्लस T2 का मैक्सिमम टाइम T2। तो जब तक ये सारे डाटा चेंज नहीं हो जाते तब तक इन मशीन्स में
कोई भी रीड एप्लीकेशन बंद कर देंगे। इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसको और कैसे फास्ट किया जा सकता है, एक तरीका ये है कि हम बहुत तेज़ी से ये करें। अगर हम नेटवर्क बैंडविड्थ बढ़ा दें तो ये टाइम कम लगेगा, तो हम बहुत ही कम समय के लिए अपने सिस्टम को इनकंसिस्टेंट रखेंगे, नहीं तो हमेशा के लिए कंसिस्टेंट रखेंगे। एक तरीका ये है कि जो सिमिलर डाटा है जैसे डी डी टी डी, ये तीन जगह, इनको पास पास रखें, इनके सर्वर पास पास रखें। जितने पास रहेंगे उतनी जल्दी इसके डाटा चेंजेस हो जाएंगे। तो ये तीन तरीके होते हैं कि सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। अब आप सोच रहे हो वो किसी सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं या दो टाइप समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी बेसिकली दो तरीके की होती है, वो समझ लेंगे तो आपको एग्जाम्पल समझने में बहुत आसानी होगी। जो कंसिस्टेंसी है, ये रही हमारी कंसिस्टेंसी। इसके दो टाइप हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, ठीक है, एक होता है इवेंचुअली कंसिस्टेंसी। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो अभी तक आपने पढ़ा है कि जैसे ये डाटा डी यहाँ है, डी यहाँ है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी रखने के लिए जैसे ही किसी ने डी को D2 बना दिया, तो जब तक ये डाटा यहाँ चेंज नहीं हो जाता, ये भी D2 नहीं हो जाता, तब तक इस एप्लीकेशन का रीड हम बंद कर देंगे, मतलब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे यहाँ पर था सेम तरीका, इवेंचुअल में क्या होता है, सेम चीज़ होता है, बस थोड़ा अलग तरीके से। ये डी को किसी ने D2 बना दिया, ठीक है। अब सेम डाटा यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ T1 टाइम लगेगा चेंज करने में, यहाँ T2 टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम डाटा को रीड को ऑफ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, अब कोई इंसान आके ये वाला डाटा देखेगा तो इसको D2 दिखेगा, ये दिखेगा तो डी दिखेगा, ये दिखेगा तो डी दिखेगा। लेकिन सिर्फ T2 टाइम के बाद तो ये दोनों डाटा भी D2 दिखने लगेंगे। तो इवेंचुअली कुछ समय बाद ये सिस्टम कंसिस्टेंट बन ही जाएगा, तो इसी कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इवेंचुअल कंसिस्टेंट। जहाँ पर कुछ समय बाद तो वो अपने आप ही कंसिस्टेंट बन जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जब तक वो डाटा कंसिस्टेंट ना बन जाए तब तक आपको रीड एप्लीकेशन बंद रखना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल समझेंगे। जैसे सोशल मीडिया है, अगर हम किसी ने सोशल मीडिया अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी, अगर हम उसका तो क्या ऐसा होता है जब तक वो प्रोफाइल पिक्चर हर सर्वर में जाके सोशल मीडिया की चेंज ना हो जाए तब तक के लिए सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसे टाइम में सोशल मीडिया कौन सा सिस्टम यूज करता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो अपने सिस्टम को बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो क्या यूज करेगा, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। जब भी आप सोशल मीडिया पे एक प्रोफाइल चेंज करते हैं तो आपका एक सर्वर पे चेंज हो गया, लेकिन उस वही डाटा 2-3 जगह तो रखा होगा। तो क्या होगा, अगर कोई यहाँ वाला सर्वर को एक्सेस कर लेगा उस टाइम बीच में T1 और T2 में जो मैक्सिमम होगा उस टाइम के बीच में, क्योंकि अगर ये सर्वर एक्सेस करेगा तो आपकी ओल्ड प्रोफाइल ही दिखेगी उसको, क्योंकि सोशल मीडिया उतनी देर के लिए रुक नहीं सकता। तो सोशल मीडिया कौन सा यूज करेगा, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। और ये यूज करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि अगर एक सर्वर में चेंज हो गया और ये इसने यहाँ पर चेंजेस नहीं किए तो आपके कई दोस्तों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया। इसीलिए कंसिस्टेंट तो रखना मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी रखी जाती है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी कहाँ रखी जाती है, ऐसे जगह जहाँ ट्रांजेक्शन करना, मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख, ठीक है, वो डाटा इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने आया 1 लाख रुपए यहाँ से निकाल लिया, 1 लाख रुपए निकाल लिया। अब अगर क्या हो, ये डाटा यहाँ पर चेंजेस हुए ही नहीं है, और जैसे ही आपने निकाला 0.0001 सेकेंड में किसी तरीके से आपने यहाँ से आपने मान लीजिए मुंबई के सर्वर से निकाल लिया पैसा, और दिल्ली के सर्वर में फिर से कोई आके पैसा निकाल लिया इतनी एक्स्ट्रा सेकेंड के अंदर, अपडेट हुआ नहीं, फिर से 1 लाख रुपये कोई निकाल लिया, तो बैंक का घाटा हो जाएगा ऐसे। तो बैंक क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी रखती है। एक बार जब आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो जब तक सारे डाटा उसके चेंज नहीं हो जाते हैं तब तक आपको दूसरी बार विथड्रॉ नहीं करने देगा, क्योंकि उसको डाटा चेंज करना है, नहीं तो ऐसे तो उसका सारा लॉस हो जाएगा बैंक का। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप IRCTC की वेबसाइट पे हैं या कहीं पर भी कुछ भी बुक कर रहे हैं, अब एक सीट एक ही लोगों को बुक हो सकता है। तो जब वो बुक हो गया सीट, तो जब तक वो रिजर्वेशन का जो उनका सर्वर होगा उसमें अपडेट नहीं हो जाता कि ये सीट बुक हो गया और ये ब्लॉक हो गया है, तब तक आप दूसरी बार उस सीट को बुक नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 2 लोग सेम सीट को बुक कर देंगे,
क्योंकि हज़ारों लोग एक साथ IRCTC यूज़ कर रहे हैं। तो जब एक बार कोई बुकिंग करता है उस समय के लिए, उतनी देर के लिए वो सीट ब्लॉक हो जाती है। अगर आपका बुक सक्सेसफुल हो गया तो सब जहां वो डाटा पहुंचा दिया जाता है कि ये सीट ब्लॉक हो चुकी है, अब इस सीट को कोई भी फिर से नहीं बुक कर सकता। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नहीं तो एक ही सीट को 2 लोग बुक कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंसी किसी भी एप्लीकेशन को बनाते समय कितना ज़रूरी चीज़ होता है। और सोशल मीडिया और ऐसे एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल रहना चाहते हैं, उसमें हमेशा इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, और ऐसे को में यहाँ स्ट्रांग को, इसीलिए कई बार आप देखते होंगे जब आप बैंक से पैसा निकालने जाते होंगे या चेक करने जाते होंगे तो वहाँ पर आता है BR प्रोसेसिंग योर डाटा, क्योंकि वो शायद चेक कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि सब में सारे डाटा अच्छे से प्रॉपरली ऐसा हो गया है ना, कि सारे सर्वर को सारे सेम डाटा मिल गया है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप एक ही पैसे को 2 बार विड्रॉ कर लेंगे। इसीलिए जहाँ ट्रांजेक्शन की बात आती है या ऐसी चीज़ों की बात आती है कि आपको इनकंसिस्टेंट डाटा दिखाने से नुकसान हो जाएगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, जैसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी सोशल मीडिया पर यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त अगर 0.1 सेकेंड बाद आपकी अपडेटेड प्रोफाइल पिक्चर देखिएगा तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड में कोई लाखों करोड़ों रुपए बैंक से निकाल लेगा, या IRCTC की वेबसाइट पे एक ही टिकट 2-3 लोगों ने बुक कर ली, तो ट्रेन में आप चढ़ेंगे तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी यूज करना जरूरी हो जाता है। और आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कंसिस्टेंसी होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, सब कुछ। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर रिक्वेस्ट पे डाटा कैसा आना चाहिए, सेम रिक्वेस्ट पे सेम डाटा आना चाहिए। और मोनोलिथिक जो सिस्टम होता है, मोनोलिथिक जो सिस्टम होता है वो हाईली कंसिस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही मशीन है। डिस्ट्रीब्यूटर को कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है। 2-3 तरीके हैं, या तो रीड को रोक दो, या एप्लीकेशन को इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पे लेकर आ जाओ, या तो और सारे मशीन को जो डाटा रिप्लिकेट करते हैं उसको आसपास ही रखो, ज़्यादा दूर दूर ना रखो कि डाटा जल्दी चेंज हो जाए। नेटवर्क बैंडविड्थ को अच्छा रखो कि बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट हो जाए, कि इनकंसिस्टेंट जो रहता है डाटा इवेंट वो बहुत कम समय के लिए रहे। तो ऐसे कुछ तरीकों का यूज करके हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग अभी आने वाली वीडियो में एक चीज़ पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऐसा सिस्टम डिजाइन का, वो होता है कैप थ्योरम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखना पड़ता है, कैप थ्योरम का। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।